जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। अभी मेरे साथ इंडिया के अल्ट्रामैन, आयरन मैन और जो भी कहें वो मेरे साथ हज़ारीबाग के हैं। कृष्णा प्रकाश जी आईपीएस 1998 बैच के हज़ारीबाग से हैं। सेंट रॉबर्ट स्कूल से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उसके बाद महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र कैडर में गए। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इंडिया में दो ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने अल्ट्रामैन का खिताब ऑस्ट्रेलिया में पूरा किया है। क्या होता है ये, कितना बड़ा होता है, ये आपको बता दूं मैं। इसमें 10 किलोमीटर स्विमिंग करना होता है, 421 किलोमीटर साइकिलिंग करना होता है और आपको 84 किलोमीटर डबल मैराथन करना होता है। और ये कितने दिन में करना होता है? 36 घंटों में। लेकिन कृष्णा प्रकाश जी ने इसे 34 घंटे 21 मिनट में किया। इसके पहले मिलिंद सोमन ने 34 घंटे 49 मिनट में किया था। तो कृष्णा प्रकाश जी ने उनका रिकॉर्ड तोड़कर पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जो सबसे कम टाइम में ये अल्ट्रामैन का खिताब जीता। आइए हम लोग बात करते हैं। आज हज़ारीबाग आए हुए थे, एक दुख की घड़ी में आए हुए हैं, लेकिन हम लोग के लिए खुशी की बात है कि इनसे मिलने का मौका मिला। 3 साल से इन्हें ट्रेस कर रहे हैं, आज मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे शो जोहार हज़ारीबाग में आने के लिए। आज दुख की घड़ी है लेकिन हम लोग आपकी स्टोरी पूरी जानना चाहते हैं। जय जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हज़ारीबाग में पला बढ़ा हूँ। सेंट रॉबर्ट और संत कोलंबा में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी है। हज़ारीबाग सदर अस्पताल में मेरा जन्म हुआ है। मेरी जन्मभूमि हज़ारीबाग। और आपको मैं ये बता दूं कि अल्ट्रामैन बहुत मुश्किल से पार्टिसिपेट करने मिलता है। उसमें प्रतिभागी होने के लिए आमंत्रण चाहिए होता है। और जब ये प्रश्न मुझसे पूछा गया कि वाई वी शुड बिलीव दैट यू कैन फिनिश अल्ट्रामैन बिकॉज दैट इज हरकुलियन, वो बहुत ही जटिलतम रेस है, बहुत ही कष्टमय रेस है। और इस रेस में आप इससे उसके जवाब में एक बड़ी खास बात लिखी थी। मैंने लिखी थी कि मेरा जन्म और लालन पालन छोटानागपुर के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में हुआ है और मेरी कर्मस्थली सह्याद्री महाराष्ट्र के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में है। और इसलिए मेरे मिट्टी में और मेरे खून में इंड्योरेंस अर्थात लंबी दूरी के जितने भी अभियान होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, करने की क्षमता घुट्टी में मिलकर आई है, घुली मिली हुई है। बिल्कुल। तो सर हम लोग तो कर नहीं पाते हैं, 10 किलोमीटर दौड़ते हैं अगर लॉकडाउन में तो लगता है कि पैर जकड़ लेता है। इतना टफ काम कैसे पॉसिबल हुआ? कितना एफर्ट लगता है? अवार्ड जीतने के बाद तो लगता है कि मेडल आ गया, आपको अवार्ड मिल गया, लेकिन जो एफर्ट लगता है वो कितना होता है, कैसे होता है सर? जी, आपने सही कहा। किसी भी कठिन लक्ष्य को पूरा करने के पहले बहुत सारी दुश्चिंताएं होती हैं, मुश्किलें होती हैं, दुश्वारियां होती हैं। पर मेरा यह मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के जो मसल्स हैं वो बड़े मजबूत होते हैं, उनके स्नायु और भी मजबूत होते हैं। पर सबसे ज्यादा जो मजबूत चीज होती है वो होता है उनका मस्तिष्क, दिमाग। इतना मजबूत कि जिसकी संकल्पना हम नहीं कर सकते। हमने कभी न सोचा है और कभी न सोचने की कोशिश करते हैं। पर ये जो सशक्तम मस्तिष्क है, इसकी खोज हम तभी कर पाते हैं, इसकी पहचान हम तभी कर पाते हैं जब हमारे पास किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, किसी मकसद के लिए, किसी मंजिल के लिए एक तड़पता हुआ, धड़कता हुआ, जज्बात से भरा हुआ दिल हो, साहसी दिल। तो साहसी दिल वो माध्यम है जिससे कि जज्बात से भरा हुआ साहसी दिल वो माध्यम है जिससे हम कठिनतम और जटिलतम मानसिक क्षमताओं को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि
हम सभी में कुछ विशेष होता है, हम कर सकते हैं। मैं जब उम्र के इस पड़ाव में, जब मैं 48 वर्ष का था, तब मैं अल्ट्रामैन कर सका। तो युवा तो कभी भी कर सकते हैं, पर वो सोचते ही थक जाते हैं कि इतनी दूरी कैसे तय की जाए। उसके पहले सर आपने वो ट्राइथलन आयरन मैन भी किया, तो ये आयरन मैन जब आप कर रहे थे तो क्या दिमाग में वो चल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जाके आपको वो कंप्लीट करना है, क्या नहीं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आयरन मैन की शुरुआत बड़ी ही अजीबोगरीब तरीके से हुई। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं शौकिया तरह का धावक था। मेरे घर में बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं। मेरे चचेरे भाई जो हैं वो यूनिवर्सिटी चैंपियन रहे हैं। बिहार में सबसे अधिक हाई जंप करते रहे अनुज कुमार। अच्छा। और मेरा जो छोटा भाई है, जो अभी माननीय रेलवे मिनिस्टर साहब का ओएसडी है, अच्छा, वेद प्रकाश, वो भी स्कूल चैंपियन और यूनिवर्सिटी चैंपियन रहा है। लेकिन उसका ये मानना था कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो किसी बड़े ओहदे पर जा सकेंगे, और अगर हम नहीं पढ़े लिखेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन बनेंगे तो टीसी तक पहुंचेंगे। अच्छा। तो इसलिए हमें ये नहीं करना है, और इसलिए स्पोर्ट्स के प्रति उसकी प्रतिबद्धता नहीं थी, पढ़ाई के प्रति उसकी प्रतिबद्धता ज्यादा थी। तो मैं तो केवल फन के लिए रन करता था। यहाँ के कन्हरी हिल, कन्हरी लेक, छड़वा डैम, कभी कभी काके डैम में भी मैंने स्विमिंग किया है। मतलब कभी आप कॉलेज टाइम से ही ये सब? कॉलेज टाइम से मैं किया करता था। अच्छा। तो ये सारे चीजें करते वक्त मैं केवल फन के लिए करता था। 3, 4, 5 किलोमीटर रन कर लेना, ये कर लेना, कभी भी स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में नहीं। इसकी शुरुआत हुई है, आपके यहाँ के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम है कमल किशोर सोन। अच्छा। वो महाराष्ट्र में हर साल टाटा मुंबई मैराथन आज कहा जाता है, पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन कहा जाता था। उस समय वो दौड़ने आते थे। 2015 की बात है। उन्होंने कहा कि मैं वहां दौड़ने आना चाहता हूं, हमारे लिए व्यवस्था कराई, और मैंने उनकी व्यवस्था पुलिस क्लब में करवाई। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार भी मैं वहीं साउथ मुंबई में पोस्टेड था। अच्छा। और वहीं से ये रन शुरुआत होती है, मुंबई मैराथन। तो मतलब उसके पहले आप मैराथन नहीं दौड़ते थे? मैं हाफ मैराथन दौड़ लिया करता था, लेकिन फुल मैराथन या इस तरह के जो बड़े ये होते थे वो नहीं किया करता था। तो जब उनसे मुलाकात हुई, मैंने हाफ मैराथन में अपना नाम दर्ज कराया था। और जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने पूछा कि आप इधर क्यों रुकते हो, आप उधर हाफ मैराथन के लिए उधर रुका करो, उधर का पुलिस गेस्ट हाउस ज्यादा अच्छा है। हाँ। तो उन्होंने कहा भाई 42 किलोमीटर से कम दौड़ता हूं तो लगता ही नहीं है कि दौड़ता हूं। अच्छा। तो मैंने कहा ये दौड़ता है तो मैं क्यों ना दौड़ूं। हाँ। और मैंने भी अपना नाम 42 में रजिस्टर करवाया। अच्छा। लोगों ने बोला हार्ट चेकअप करवा लो, मैंने हार्ट चेकअप करवा लिया, सब करवा लिया, और दौड़ा और सक्सेसफुली दौड़ पाया। और पिछले बार जो 2020 में तो मैं टाटा मुंबई मैराथन का पोडियम फिनिशर, मतलब 3rd रैंक मैंने लाया था अपने इस ग्रुप में, 3 घंटे 19 मिनट में दौड़ के। लेकिन उस साल जब फुल मैराथन दौड़ा, यहां से मेरे इंड्योरेंस जर्नी की शुरुआत हुई। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर महत्वपूर्ण बात कहें तो के विजय कुमार साहब, जो कश्मीर के मामलों में एडवाइजर हैं और डीजी होकर रिटायर हुए हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस से, उन्होंने वीरप्पन का इनकाउंटर किया था। अच्छा। ऑपरेशन कोकून में, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द चेज ऑफ फॉरेस्ट ब्रिगेड, वीरप्पन के बारे में। उस किताब का जो इजरा हुआ, जो रिलीज हुई, जो प्रकाशन हुआ, वो सीसीआई क्लब में हुआ और मुझे भी निमंत्रित किया गया था। वहां एक बड़ी अच्छी बात बताई गई। उन्होंने जो खुलासा किया वो ये किया कि वीरप्पन का 100 विच्छेदन करने वाले, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने आश्चर्य से विस्फारित नेत्रों के साथ बड़े आश्चर्य से बताया कि भाई वीरप्पन के जो आंतरिक शारीरिक अवयव हैं वो 25 वर्ष के युवा जैसे स्वस्थ हैं। अच्छा। और जबकि वो 30 सालों तक पुलिस और फॉरेस्ट के अधिकारियों को, एसआईटीज को मारता रहा था। लगभग 200 से अधिक पुलिस और फॉरेस्ट अधिकारियों को उसने ढेर किया था, और वो इतना स्वस्थ था 52 वर्ष की उम्र में। फिर मैंने कहा कि अगर उसे इनकाउंटर कर पाए तो कौन, के विजय कुमार, जो कि बहुत ही फिट है, बहुत अच्छे शूटर है, बहुत ही फिट है। आज भी रिटायरमेंट के 8 साल बाद भी अगर आज आप देखेंगे तो चकित रह जाएंगे कि इतना सुंदर शेप है उनका। बिल्कुल। तो मैंने सोचा
कि मुझे कुछ करना चाहिए और मैंने फुल आयरन मैन रजिस्ट्रेशन करवाया। लोगों ने समझाया कि ये 3-4 महीने का खेल नहीं है, हाँ। इसके लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन मैं जब ठान लेता हूं तो ठान लेता हूं। और मैंने इसीलिए एक कविता लिखी है हाँ। कि मुकाबला नहीं मेरा कभी किसी और से, मुकाबला नहीं मेरा कभी किसी और से, जिद्द और जद्दोजहद भी खुद से खुददार की। हसरते गुल नहीं न गम है मुझको खार की, न चाहते सल्तनत है तरबियत सुकरात की। खुदी का रंग अलहदा न जंग आर पार की, न तीर न तलवार की, न तख्त न हथियार की। न जीत है न हार है, बस खुद पे एतबार है। ठान ली तो ठान ली, परवाह नहीं तूफान की। उरूज और जवाल है, उरूज और जवाल है, फैसला कमाल है। फासला कोई भी हो हौसला मिसाल है, फासला कोई भी हो हौसला मिसाल है। क्या बात है, मतलब ज़बरदस्त पोइट्री। तो देखिए कैसे स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पोइट्री होता है। हम लोग इंग्लिश में थे तो पढ़ते थे, जो बड़े बड़े पोएट हैं स्पॉन्टेनियस आता है, तो वही स्पॉन्टेनियस बोलते बोलते सर के अंदर आ जाता है। ये भी लगता है आपके अंदर एक टैलेंट ही है सर, मतलब बेशक साहित्य से, अदब से मेरा लंबा वास्ता रहा है। और मैं जब स्कूल और कॉलेज में था तब भी प्रभात खबर और रांची एक्सप्रेस में मेरी कविताएं छपा करती थी। तो इसलिए ये जो वास्ता है मेरा वो कनेक्टेड है अभी तक। हाँ। वो अब तक है। और साहित्य में मेरी अभिरुचि आज भी, मैं कविताएं लिखता हूँ, गज़ल लिखता हूँ, लिखता रहता मैं हूँ। वॉल पे देखते रहता हूँ सर आपके। मैं आपको बता दूं कि अभी भी सर के 2 लाख फॉलोअर हैं सिर्फ फेसबुक में। और एक बात और सर, जैसे ट्राइथलन में हम लोग आए थे, तो ट्राइथलन जब कंप्लीट हुआ आपका, उसके बाद आपका एक बार हाथ टूट गया था और उसके जस्ट के बाद आपको अल्ट्रामैन करना था। तो ये कैसे पॉसिबल, मुझे समझ नहीं आया। हम लोग का एक थोड़ा सा पैर हल्का फ्रैक्चर होता है तो लगता है कि आप दौड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आपका हाथ टूटने, कॉलर बोन टूटने के बाद भी फिर से वापस आके और कंप्लीट किया, ये कैसे पॉसिबल हुआ? Injuries dogged my passion. They tried to block me. But I thought that injuries are not the end all or be all of everything. As a matter of fact, whenever it happens, you must think that God is testing you, how strong you are, how is your mettle, how much perseverance you are having, how much passion you are having. And that's why when I was doing Deccan Cliffhanger from Pune to Goa, a 650-kilometer cycling race, and my own vehicle hit me from the behind, I had 3 major fractures: clavicle, scapula and upper rib. It was very difficult to even stand up. अच्छा, I was for the bed rest, suggested for the bed rest. And I was resting on the bed when this came into my mind कि ईश्वर अगर मेरे धनुष की प्रत्यंचा पीछे खींच रहा है तो निश्चित तौर पर वो मुझे किसी लंबी दूरी के बड़े निशाने पर साधना चाहता है। अच्छा, और इसीलिए मैंने सर्च करना शुरू किया कि मैंने तो आयरन मैन किया है जिसमें 4 किलोमीटर स्विमिंग थी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग थी और 42 किलोमीटर दौड़ थी। इसे पूरा करना था 16 घंटे में, मैंने 14 घंटे में पूरा किया था। लेकिन मैंने ये खोजने की शुरुआत की कि कौन सी टफेस्ट इससे बड़ी इवेंट है। और उस समय जो टफेस्ट इवेंट थी वो अल्ट्रामैन ऑस्ट्रेलिया थी, जो हिल्स के ऊपर से साइकिलिंग करनी थी, कई हिल्स के ऊपर से, और पैसिफिक ओशन में स्विमिंग करनी थी जहां शार्क भी होते हैं। तो मैंने वहां का रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजा एंड दे क्वेश्चन मी दिस विच आई हैव रिप्लाइड यू एंड आई रिप्लाइड देम दैट endurance is in my mud and blood. तो वो जब कंप्लीट हो गया आपका, उसके बाद फिर पिंपरी चिंचवाड़ में एक इंसिडेंट हुआ था, आपको हमने देखा था वेश बदल के आप
किसी पुलिस स्टेशन में गए थे, वो क्या इंसिडेंट था? और ऐसे ऑफिसर्स लोग को इतना एक्टिव करना, और आप जहाँ भी जाते हैं, मेरे पुणे के ऐसे दोस्त हैं जो वो मुझे भी नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने जब आपका नाम बताया तो बोला अरे क्या बात है, मतलब पूरा पुणे आपको सिर्फ जान गया। आप थोड़ी सी पोस्टिंग के लिए गए थे, मतलब पिंपरी चिंचवड, तब भी आप इतना पॉपुलर हो गए थे। क्या कारण था? कितना डेडिकेशन होता है इस काम करने में? और वो वाला इंसिडेंट भी सर हम जानना चाहते हैं। देखिए, एक बात मैं ये बताना चाहूंगा कि मराठी में एक कहावत है कि बोले तसा चाले त्याची बंदावे पाऊले। इसका अर्थ ये होता है कि जैसा बोलता है वैसा करता है, उसका अभिनंदन करो, उसके खिदमतों का एतराफ करो। और ये मेरा अंदाज है कि मैं जो बोलता हूं वही करता हूं। मैं अपने पुलिसकर्मियों से उतना ही स्नेह और सहयोग करता हूं, लेकिन ये पुलिसकर्मी लोक कल्याणकारी राज्य में, जमहूरियत में, लोकतंत्र में किस लिए बने हैं? ये कोई गवर्नमेंट के स्ट्रांग आर्म या इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि पब्लिक के लिए सुरक्षा, संरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, अपराधियों का नियंत्रण, अवैध धंधों पर नियंत्रण, और साथ में जनता से उचित व्यवहार करने के लिए बने हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस जमाने में कहा था, लौह पुरुष ने, कि पुलिस वालों के लिए यही काफी नहीं है कि वो बहुत अच्छे तरीके से तफ्तीश करते हों, उनका तफ्तीश का ज्ञान, कानून का ज्ञान बहुत अच्छा हो, बल्कि ये ज्यादा जरूरी है कि जनता के बीच उनकी छवि ये होनी चाहिए कि वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। वो कानून और व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। कानून के राज्य, अर्थात जो हमारी संविधान की धारा 14 है, इक्वलिटी ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, इस पर काम कर रहे हो। अगर हम इस पे काम कर रहे हैं तो सही मायनों में हम एक आजाद भारत के पुलिस तंत्र के लिए सही तरीके से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये कब हो सकता है? हमने ये पाया कि बादशाहों से लेकर राजाओं तक, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, बादशाह सलामत हो, ये तमाम लोगों ने वेश बदलकर वास्तविक परिस्थिति का पता लगाया है। बिल्कुल। दूसरी बात मैंने पाया कि जापानी एक जो टोयोटा कंपनी का वृद्ध वाक्य भी है, जापानी फिलॉसफी है, जिसको गेंची जिनबित्सु कहते हैं, अर्थात बेटर टू गो वंस एंड फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग देन लिसनिंग फ्रॉम अदर्स। इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा हम सुनते हैं, लेकिन हमें वही सुनाया जाता है जो हम सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमें वही दिखाया नहीं जा सकता जो हम देखना चाहते हैं, इसलिए हमें खुद जाकर देखना चाहिए। ये मेरा बिलीव रहा है। मैं बुल्ढाना जिले में भी जब पहली बार एसपी था, मालेगांव में दंगों के बाद, भीषण दंगों के बाद मैं वहां गया था, और वहां भी वेश बदलकर मैं सभी जगह जाया करता था। और तो 100 टाइम्स सुनने से अच्छा है कि एक बार जाकर देखो और परिस्थिति को वहां से हैंडल करो। और इसलिए जब इसके दरमियान घटना चल रही थी, मतलब जब कोरोना के दरमियान, हाँ, तो सर कंटिन्यू। हाँ, तो कोविड के दरमियान जो घटनाक्रम चल रहे थे उसमें जनता पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे। उनको घर की 4 दीवारी में कैद किया जा रहा था। उनके लिए बहुत सारी पाबंदियां थी, बंदिशें थी, लेकिन जो गलत कर रहे थे उन लोगों पर कोई बंदिशें नहीं थी। बिल्कुल। जैसे इंजेक्शंस गलत बेच रहे हो, ब्लैक मार्केटिंग हो रही हो, जहां सौदा किए जा रहे हो वहां पैसे वसूले जा रहे हो, या एम्बुलेंस जो जिसे यहाँ पर हर्ष कहते हैं, उसके लिए पैसे वसूले जा रहे हो, जबकि सरकार फ्री में दे रही थी ये सारी चीजें। तो इन सब चीजों के लिए मैं ये जानना चाहता था कि दरअसल क्या चल रहा है, हमारे पुलिस वाले किस तरह से उनसे रिस्पॉन्ड करते। पहले से जनता त्रस्त है, और उस त्रस्त जनता से वो सही तरीके से पेश आते हैं या नहीं आते हैं। और इसलिए मैंने इन
39 डेकॉइज भेजे थे, 39 डेकॉय भेजे थे, उसमें एक मैं और मेरी एक डीवाईएसपी थी। अच्छा। जो कि लोगों तक पहुंच पाया। 39 डेकॉइज जो दूसरे गए थे वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उससे हमें बहुत सारी चीजों का पता चला कि दरअसल हमारे पुलिस वाले किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जनता के साथ, आम जनता के साथ। मैं जब वेश बदला, जब मैंने और गया, तो वो कहीं भी मुझे जरा भी पहचान नहीं पाए। और मैं वेश बदलकर उनसे उन्हीं समस्याओं के बारे में पूछा जो उस समय उन इलाकों में चल रही थी, क्योंकि मैं अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर सभी को सर्कुलेट कर देता हूं, प्रसारित कर देता हूं, तो कोई भी मुझे संपर्क करता है और उससे मुझे समझ में आ जाता है कि कौन सी समस्या किस इलाके में चल रही है, आपको पता चल जाता तो है। उन्हीं समस्याओं के बारे में मैं लोगों पुलिस स्टेशन में शिकायत लेकर गया और मैंने पाया कि मेरे पुलिस स्टेशन कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो उनको मैंने बिहेवियरल ट्रेनिंग दी, उनको किस तरह से लोगों से व्यवहार करना है अच्छे तरीके से, उसकी ट्रेनिंग दी। ये मैंने किया उसके बाद। तो देखिए ये किस तरह का तरीका जो है वो अपनाना पड़ता है। सर एक सवाल और बस जानना चाहते हैं, क्या आप लोग, आपका जो पोस्ट हम हमेशा देखते रहते हैं वो बहुत सारा इमोशनल थॉट्स भी उसमें डाला रहता है, तो क्या इमोशन जो है वो आपके काम में कुछ अड़चन डालता है या वो मोटिवेट करता है आपको? दरअसल मैं ये बता दूं, यही दिक्कत है कि हम अपनी संवेदनाएं खत्म कर देते हैं। अगर हमारी संवेदना में मौजूद रहती है तो हम दूसरे का दर्द समझ सकते हैं, नहीं तो हम स्वार्थी और खुदगर्ज बन जाते हैं। और जैसा कि निदा फाजली ने अर्ज किया है कि 2 और 2 का जोड़ यहां पर 4 कहां होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। तो थोड़ी नादानी चाहिए, थोड़ा इमोशन चाहिए। अगर इमोशन नहीं होगा तो चीजें रोज नाम सा लगने लगेंगी। और हमें उस आदमी के लिए वो दर्द नया है जिसके यहां से 1 लाख रुपया चोरी हो गया। उसके लिए उसने अपनी बेटी की शादी के लिए या बुढ़ापे में इलाज के लिए रखा हुआ है और उसका वो चोरी हो गया है। वो या गहने के प्रति उस लड़की की आस्था जो वर्षों से बनाई है उस औरत ने, वो उसका पूरा संसार चकनाचूर कर दे रहा है। लेकिन हम उसे बड़े ही सामान्य तरीके से लेते हैं। ये हमें समझना जरूरी है कि उनकी संवेदनाओं तक पहुंचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम उनकी संवेदनाओं तक नहीं पहुंचते तो हम फर्क करने लगते हैं कि हमारा फायदा किस में है। और हमारे फायदा के लिए हमें पब्लिक सर्विस में नहीं आना चाहिए। हमें लोगों के फायदे के लिए, लोगों का जो कानूनी रूप से जो हम मदद कर सकते हैं उसके लिए पब्लिक सर्विस में आना चाहिए। क्योंकि सिविल सर्विसेज के कुछ कार्डिनल प्रिंसिपल हैं, शाश्वत नियम हैं, जैसे इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी, कमिटमेंट टुवर्ड्स सर्विस ऑफ द पीपल, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं जिसको हम छोड़ देते। होता क्या है कि जब हम डिपार्टमेंट के अंदर प्रवेश करते हैं सरकारी नौकर के रूप में, सरकारी सेवक के रूप में, तो उस वक्त कुछ लोग बड़े संवेदनशील होते हैं। जैसे एक अंडा जो होता है अंदर से पूरा तरल और संवेदनशील होता है। कुछ लोग बड़े नियमों के कड़क होते हैं, स्टिकलर ऑफ रूल्स, नियमों के पक्के, कि कोई भी उसूल और सिद्धांत से जरा भी नहीं डिगेंगे, चाहे कुछ हो जाए। और तीसरे लोग वैसे होते हैं जिसके बारे में मैं आखिर में बताऊंगा। तो जो अंडे की तरह के लोग होते हैं, जब इसके उबलते हुए पानी में जाते हैं तो वो कठोर होकर बाहर निकलते हैं, उनकी संवेदना खत्म हो जाती है। जो गाजर बड़ा कड़क होकर अंदर जाता है वो वहां से एकदम मुलायम पिलपिला होकर बाहर निकलता है। उसका हलवा बना सकते हो आप। लेकिन कॉफी बीन और टी बैग जो होता है वो जब उफनते हुए उबलते हुए पानी में जाता है तो बदलता है वो भी, लेकिन उसके साथ ही वो पूरे परिस्थिति को बदलता है और सब अच्छे के लिए बदलता है। जैसे कॉफी का रंग प्यारा हो जाता है, कॉफी का स्वाद प्यारा हो जाता है, कॉफी का असर, किक जिसको कहते हैं, वो बहुत अच्छा हो जाता है। और इतना ही नहीं, उस कॉफी का फ्लेवर, उसका जो उसकी सुगंध बड़ी अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से हमें होना चाहिए और मैं यही कोशिश करता रहता हूं।
बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से आज हम लोगों ने पूरी जर्नी जानने की कोशिश की, और सच में आप कहें तो इतना डिफ़िकल्ट जर्नी इंडिया के कुछ ही लोग पाते हैं। ट्राइथलन, अल्ट्रामैन और आयरन मैन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे दोनों कीर्तिमान किए हुए शायद इंडिया में कोई नहीं है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। एक मिलिंद सोमन है तो उसने अल्ट्रामैन कीर्तिमान करने वाले नहीं, और मैंने जो एक और किया है वो है रेस अक्रॉस वेस्ट अमेरिका। रेस अक्रॉस वेस्ट अमेरिका जो है, रेस अक्रॉस वेस्ट जिसे कहते हैं, ये बहुत ही मुश्किल इलाकों से होकर जाता है। ये कैलिफोर्निया से शुरू होता है, ग्लास एलिवेटर हिल्स के ऊपर चढ़ना पड़ता है, हाँ। फिर नीचे उतरना पड़ता है सोनोरा और मोजावे डेजर्ट में। इस रेगिस्तान में तापमान होता है 47 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड का। 47 से 52? यस, बिल्कुल। आंखें चौंधिया जाती हैं क्योंकि वो रॉकी डेजर्ट है, चट्टानी डेजर्ट है। अच्छा। चट्टानी रेगिस्तान है, कुछ प्लांटेशन नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, और वहां लगातार 900 किलोमीटर तक साइकिल चलाना होता है। तो 900 मतलब एट कुल मिलाकर 1500 किलोमीटर एट ए स्ट्रेच। खाना पीना सोना आपका इंक्लूडेड है। अच्छा। 92 घंटे के अंदर पूरा करना पड़ता है। फिर सॉल्ट एंड सी रीजन में जाना पड़ता है, जो कि समुद्र तल से 175 फीट नीचे है। अच्छा। और फिर जो सीधी ऊंचाई नहीं, पर हिमालय से दुगनी लेकिन ग्रेजुअल एसेंट, मैंने ऊपर नीचे उठ करके साइकिल से आपको रॉकी माउंटेन्स में, कोलोराडो इलाके में आपको 300 माइल हिल पे साइकिल चलानी पड़ती है। कुल 1500 किलोमीटर पूरा करना पड़ता है आपको इस पूरे कठिन प्रवास में, कठिन यात्रा में, जिसमें 92 घंटे का समय रहता है। मैं 18 से 50 आयु वर्ग में, मैं जबकि 50 वर्ष का उस वर्ष था 2019 में, और मैंने उसे पूरा किया कितने समय में? 88 आवर्स में, 88 घंटे में, और चौथा स्थान पूरे वर्ल्ड में मैंने, पूरे वर्ल्ड में मतलब चौथा स्थान? यस, बिल्कुल। देख लीजिए, मतलब ऐसा स्टोरी है कि एक पूरी फिल्म बनेगी, हम ही लोग शायद बना देंगे अगर इंटरव्यू के बाद सोचेंगे इसके ऊपर, और शायद हम लोग फिल्म बना देंगे। तो क्या आप हजारीबाग वापस आएंगे रिटायरमेंट के बाद, ऐसा क्या प्लान है? हजारीबाग के कनकन से मेरा राब्ता है, उससे उसकी मोहब्बत, उसकी मिट्टी की खुशबू कभी जा नहीं सकती। हजारीबाग से मैं हमेशा जुड़ा रहूंगा। पर व्यक्ति केवल जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। बिल्कुल। तो मेरा जितना प्रेम हजारीबाग से, उतना ही प्रेम मेरे कर्मभूमि से है। इसलिए आपने अभी बताया कि पूना, आप मालेगांव के लोग से पूछेंगे तो मालेगांव मैंने आज से 21 साल पहले, 20 साल पहले काम किया, लेकिन आज भी लोग वहां मुझे याद करते हैं। वहां दंगों की झड़ी लगी रहती थी, लेकिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, और मैंने लोगों से मिलकर इतने अच्छे काम किए कि 2 ब्लास्ट के बावजूद भी आज दंगे वहां नहीं होते हैं। तो ये जो वातावरण निर्मित, जो पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा के साथ मैं काम कर पा रहा हूं, इसका श्रेय जो मेरे चरित्र का, मेरे किरदार का जो चरमोत्कर्ष है, जो सबसे ऊपर की स्थिति है, वो स्थिति जो उरूज मैंने पाया है, वो मालेगांव, बुल्ढाना, अमरावती, सांगली, अहमदनगर, इन सारे इलाकों में मैंने अपने किरदार का उरूज पाया है। और इसलिए मैं उसे भी छोड़ नहीं सकता, इसे भी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान हमारा है। मैं एक बात बताऊं, एक घटना के बाद, उस समय की बात बता रहा हूं कि एक घटना, बड़ी घटना हुई थी, और उसमें थोड़े से मेरे प्रति कुछ लोग नेगेटिव हो गए थे बिकॉज ऑफ माय एक्शंस। अच्छा। क्योंकि पुलिस वाले अगर एक्शन लेते हैं तो उनकी आलोचना होती है, और इन एक्शन करते हैं तो उन्हें सन कर दिया जाता है, उन्हें बोल दिया जाता है ये तो बेकार के काम ही नहीं करते। बिल्कुल। तो परिस्थिति के हिसाब से मैंने एक्शन लिया था। एक लेडी, जिस जिम में मैं वर्कआउट करता था, उसमें एक लेडी आई और बोली, भैया एक बिहारी सब पे भारी। अच्छा। तो मैंने कहा, बहन क्षमा कीजिएगा,
बिहार से होने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं हिंदुस्तानी हूं इसलिए सब पर भारी हूं, बिहारी हूं इसलिए नहीं। बिल्कुल। सो देखिए, एक हिंदुस्तानी है इसीलिए हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार है, तो हजारीबाग क्या कहीं भी रह सकते हैं, हम लोग ढूंढेंगे, स्टोरी जरूर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो जोहार हजारीबाग में आने के लिए। और हम लोग 3 साल से लगभग ढूंढ रहे थे इन्हें, आज बहुत किस्मत से मिले हैं। एक दुख की घड़ी है लेकिन हमारे लिए खुशी की घड़ी है, मैंने बताया था। आज कल ही इनकी माँ का निधन हो गया था, तो उसके लिए आए थे और हमें अपॉर्चुनिटी मिला इनसे मिलने के लिए। बहुत दिनों से हम लोग ढूंढ रहे थे और सच में सर आपसे मिलकर ऐसा लगा कि मतलब जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आसपास है, और बात करने से भी ऐसा लगता है। हम लोग तो पोस्ट देख के ही मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन जब बात करने का बात है, फेस टू फेस उससे बात कर रहे हैं जो इंडिया में ऐसे कुछ ही लोग हैं शायद, तो बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा, हजारीबाग वालों के लिए बहुत बड़ा है। जी, हमारा सौभाग्य है कि मैं हजारीबाग की मिट्टी से हूँ, क्योंकि दीन इस्लाम में भी बताया गया है कि इसी मिट्टी से आपको बनाया गया है, इसी मिट्टी में मिल जाओगे, और क़यामत के दिन भी इसी मिट्टी से आपको उठाकर आपका हिसाब किया जाएगा। और हमारे सनातन धर्म में भी ये बताया गया है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा, तो ये क्षितिजल पावक गगन समीर इसी हजारीबाग की हवा पानी मिट्टी के हैं। बौद्ध धर्म में भी यही बताया गया है कि 4 तत्व होते हैं, जिसमें आकाश तत्व उसमें नहीं दिया गया है, तो उनसे भी बनता है, उन्हीं में विघटित हो जाता है। इसलिए मुझे आज मेरी माँ पंच तत्वों में विलीन हुई हैं, इस मिट्टी में विलीन हुई हैं। मैं जबकि वो मेरे पास थी, वहीं उनका इलाज मैं करवा रहा था। एचएन रिलायंस में उनका निधन हुआ, देहांत हुआ, लेकिन हम लोगों ने यहाँ लाने का निर्णय किया क्योंकि इस भूमि से उनका एक गहरा जुड़ाव रहा है, और यहीं पे हमने उनकी अंत्य संस्कार किए। तो मैं ये हजारीबाग के लोगों से हमारा प्यार, इसकी मिट्टी से हमारा प्यार, मेरी माँ मेरे पिता इस मिट्टी से आए हैं और इस मिट्टी में मिले हैं, तो ये कभी इसके ऋण से, इसके कर्ज से मैं बाहर नहीं निकल सकता। मैं चाहूँगा कि आपकी दुआएं मेरे साथ रहें। आज तो माँ की दुआएं, माँ का साया मेरे हाथ सर से निकल गया, पिता का साया पहले निकल गया था, लेकिन आपकी दुआएं साथ रहेंगी तो हम आगे चलते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। तो कैमरामैन भी बहुत देर से पकड़े हुआ था, तमीम बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार हजारीबाग सर, थैंक यू सो मच सर। सर कुछ फोटो